नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और ठीक तरह से सिविल सेवा परीक्षा की अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 5 अगस्त 2021 के दैनिक क्विज के प्रश्नों को देखेंगे। इन प्रश्नों को देखने के पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। बायजूस आईएएस राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा के संदर्भ में यह आईएएस हेतु भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो कि 8 अगस्त 2021 को सुबह 10 बजे से आरंभ होगा। आप लोग इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं 7 अगस्त तक, और बाकी जितनी भी जानकारियां हैं, रजिस्टर करने का जो लिंक है वो सब डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसका लाभ उठाएं और आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परियोजना हिमांक क्या है? यह हिमालय में स्थित एक उच्च तुंगता वाला अनुसंधान केंद्र है। अगला है, यह लद्दाख के हानले में भारतीय खगोलीय वेधशाला में स्थित देश का पहला रोबोटिक टेलीस्कोप है। यह हिमालयी बटेर की सुरक्षा के लिए भारत सरकार की एक पहल है। और अंत में है, यह लद्दाख क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन की एक परियोजना है। इसका जवाब है स्टूडेंट्स डी। और इससे संबंधित समाचार क्या है? ब्लैक टॉपिंग ऑफ रोड नियर एलएसी कंप्लीटेड। एलएसी अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कहने का अर्थ यह हो गया भारत चीन सीमा के आसपास के क्षेत्र। अब यहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, 1960 में इसकी स्थापना हुई। और इसी का एक प्रोजेक्ट है हिमांक, जो कि इन ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर में सड़क निर्माण के कार्य से जुड़ा हुआ है। और इस प्रोजेक्ट को 1985 में स्टार्ट किया गया था। यहीं पर बीआरओ ने उमलिंगला से होते हुए 19,300 फीट की ऊंचाई पर एक सड़क का निर्माण किया है, जो कि चिशूल और डेमचोक नामक क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगी। अब इसके कई सारे रणनीतिक, सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ भी हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें, यह क्षेत्र पूर्वी लद्दाख से संबंधित है और यह सड़क दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटरेबल रोड के रूप में जानी जाएगी। इसी संबंध में मैं आप लोगों को पीआईबी की कुछ जानकारियों से भी परिचित करवा देता हूं। उमलिंगला दर्रे के पास इस सड़क का निर्माण इस हाइट पर हुआ है, यह हमने बता ही दिया आपको। इसके पहले यह रिकॉर्ड सबसे अधिक ऊंचाई पर सड़क का बोलिविया के नाम था। बोलिविया के अंदर में एक ज्वालामुखी है उतुरुंकु, उसको जोड़ने के लिए उन्होंने 18,935 फीट की ऊंचाई पर सड़क का निर्माण किया था। लेकिन अब उससे आगे हम लोग निकल गए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं उमलिंगला, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अन्नामलाई के उड़ने वाले मेढक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग के लिए स्थानिक है। दूसरा कथन है, यह आईयूसीएन अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में विलुप्त प्राय संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ध्यान रखना, आपसे सही है पूछा गया है। पहला वाला कथन है स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। दूसरे वाले कथन में एक ट्विस्ट कर दिया गया है। दरअसल ये विलुप्त प्राय के साथ में अति विलुप्त प्राय या अति संकटग्रस्त की श्रेणी में है। तो ऐसे में इसका सही जवाब हो जाएगा केवल एक। संबंधित समाचार को जरा देखते हैं। द फ्रॉग हु सेव्ड अ फॉरेस्ट। पश्चिमी घाट के नजदीक में स्थित अन्नामलाई के क्षेत्र, मन्नार के आसपास के क्षेत्र, यहां पर इस मेढक को बचाने के लिए जंगली क्षेत्रों के अंदर में बड़े पैमाने पर सुधार कार्यक्रम चलाए गए, ताकि इस मेढक को उसका आवास मिल सके। आप यहां पर देख सकते हैं, इस सूची के अनुसार क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में इसको रखा गया है, अर्थात अति संकटग्रस्त। इस मेढक के बारे में कुछ और जानकारियां भी जरा आप देख लीजिए। दरअसल यह एक प्रकार का हरा मेढक है। शरीर पतला है, जालीदार पैर है और शारीरिक स्थिति के कारण ये प्राकृतिक आवरण में छिप सकता है, अर्थात जल्दी से नजर नहीं आ सकता है। अंगुलियों के बीच लंबी त्वचा इसको एक छलांग में 10 से 12 फीट की दूरी तय करने में मदद करती है। इसीलिए हम लोग इसे फ्लाइंग फ्रॉग भी कह देते हैं। समस्या यहां पर यह आ रही थी कि वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, अन्य विकासात्मक गतिविधियां, पानी में
जहरीले रसायनों का मिलना, इन सब वजहों से इस मेंढक की आबादी लगातार घट रही है। लेकिन कई सारे पर्यावरण प्रेमियों ने इस संदर्भ में प्रयास किए और कुछ उत्साहजनक रिजल्ट्स भी हमारे सामने आए हैं। IUCN के बारे में भी जान लीजिए आप लोग। यह एक प्रकार का वैश्विक संघ है जिसमें सरकार और नागरिक समाज संगठन के लोग शामिल रहते हैं। स्थापना 1948 में इसकी हुई थी। मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर में स्थित है और 1980 से IUCN दो अन्य संस्थाएं हैं, यूनेप अर्थात यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और विश्व वन्य जीव कोष WWF, ये मिलकर के 1980 से विश्व संरक्षण रणनीति इसका प्रकाशन करते रहे हैं। तो किस प्रकार से पर्यावरण की रक्षा के लिए और कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं, उसके संदर्भ में रणनीतियां यहां से निकल के सामने आती हैं। इसके अलावा 1992 में पर्यावरणीय चिंताओं को मद्देनजर रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने IUCN को आधिकारिक रूप से पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है, ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण के संदर्भ में जो भी नीतियां बनाता है वहां पर IUCN के विचारों को भी जाना जा सके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला है, खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के तहत रेत एक गौण खनिज है। अगला है, अधिनियम राज्य सरकारों को गौण खनिज रियायतों के अनुदान को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। अगला है, प्रादेशिक जल या भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समुद्र के नीचे के खनिजों पर केंद्र सरकार का अधिकार है। विकल्प है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। हमसे सही पूछा गया है स्टूडेंट्स और इसका जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3। तीनों ही यहां पर सही हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि समुद्र के अंदर में 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र अनन्य आर्थिक क्षेत्र अर्थात एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर में शामिल होता है किसी राष्ट्र के संदर्भ। अब इससे संबंधित समाचार चर्चा में रहा राजस्थान के संदर्भ में कि वहां पर अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि अवैध खनन गतिविधियों से पर्यावरण को बहुत ही अपूर्णीय क्षति होती है। इसके अलावा सरकार को राजस्व का नुकसान भी होता है। तो ऐसे में सरकार समय समय पर खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, विनियमित करने के लिए प्रयास करती रहती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, जिसे प्रसिद्ध रूप में नाविक भी कहा जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से गलत है या है? ध्यान रखना। पहला है, इसे भारत के साथ साथ इसकी सीमा से 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थिति सूचना सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा है, इसरो ने IRNSS श्रृंखला में कुल 8 उपग्रहों का निर्माण किया है, जिनमें से 7 वर्तमान में कक्षा में स्थापित हैं। इनमें से 3 उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में है, जबकि शेष भू समकालिक कक्षा में है। विकल्प है केवल 1, केवल 2, दोनों, कोई भी नहीं। स्टूडेंट्स, इसमें पहला कथन तो बिल्कुल ठीक है। दूसरे कथन के संदर्भ में कई सारे बिंदु हैं, जैसे कि यहां पर इसरो का शुरुआती दौर में प्लान था कि वो 7 उपग्रह यहां पर लॉन्च करेंगे, लेकिन 2 उपग्रह असफल रहे। एक आंशिक रूप से सफल रहा, एक पूर्ण रूप से असफल रहा। तो ऐसे में इसरो को कुल मिलाकर के यहां पर 9 उपग्रह बनाने पड़े। तो अगर निर्माण की बात करें तो यहां पर 8 नहीं होगा बल्कि 9 होगा। यह बात बिल्कुल सही है अगले कथन में कि 7 वर्तमान कक्षा में स्थापित है, क्योंकि 7 का ही प्लान था इसरो का। इनमें से 3 उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा के अंदर में है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को कि भू समकालिक कक्षा का ही एक विशेष प्रकार होती है भूस्थैतिक कक्षा। भू समकालिक कक्षा अर्थात ऐसी कक्षा इसमें जो उपग्रह रखे जाते हैं वो पृथ्वी से देखने पर हमें स्थिर दिखाई पड़ते हैं। अब भूस्थैतिक कक्षा एक विशेष प्रकार की भू समकालिक कक्षा होती है, क्योंकि जो भूस्थैतिक कक्षा होती है वो भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थित होती है। तो इसमें अगली बात कि इसमें 3 उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में है, वो भी ठीक है, और बाकी जो शेष हैं वो भू समकालिक कक्षा में है। तो कुल मिलाकर के
अंतिम रूप से कथन हो जाता है गलत। हमसे पूछा गया था गलत जवाब इसमें से कौन सा है, अर्थात केवल 2। डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद ने कहा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के हवाले से कि IRNSS अर्थात इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक जिसका फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखें नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, इसमें कुछ अन्य सेक्टर्स को भी जोड़ा गया है जहां पर इसका उपयोग किया जा सकता है। मसलन स्थलीय, हवाई, महासागरीय दिशा निर्देशन में, आपदा प्रबंधन में, वाहन अनुवर्तन के मामलों में, वाहनों को दिशा निर्देश देने में, मोबाइल फोन के साथ इसका प्रयोग करने में, मानचित्रण करने में, काल गणना करने में, पैदल यात्रियों के लिए, चालकों के लिए दिशा निर्देश देने के संदर्भ में। तो ये कुछ बड़े उपयोग हैं IRNSS अर्थात नाविक के। जो जानकारियां मैंने आपको शुरुआत में दी थी, आप यहां से भी उनका मिलान कर सकते हैं कि टोटल 7 उपग्रहों का ही प्लान था। इनमें से 3 भूस्थिर कक्षा में है और 4 भूतुल्यकाली में है। आप यहां पर एक लिस्ट भी देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर IRNSS 1A आंशिक रूप से असफल रहा। हालांकि कुछ हद तक इसका थोड़ा बहुत प्रयोग हो रहा है, लेकिन इस पर निर्भरता नहीं रखी गई है, तो यह पार्शियल आंशिक रूप से असफल रहा। ये वाला जो हमारा लॉन्च रहा 2017 में, ये लॉन्च हमारा पूर्ण रूप से असफल रहा। तो अगर आप यहाँ पर काउंट करें तो काउंटिंग में आपको 9 मिलेंगे, लेकिन जब आप ऑपरेशनल की लिस्ट आप उठा करके देखोगे तो ये आपको टोटल 7 ही मिलेंगे जो हमने अभी आपको बताया है। अगला प्रश्न है सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के खंड से। आज का प्रश्न 2011 से लिया गया है। भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? और इसका बड़ा आसान सा जवाब है वाणिज्यिक बैंकों की। आप लोग ध्यान रखना, भारत के अंदर में कृषि और संबद्ध गतिविधियों को ऋण देने में सरकार, बैंक एक प्राथमिकता दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी नियोजित है और भारत के आर्थिक क्षेत्र के अंदर में ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आज का प्रमुख तथ्य है INS विक्रांत के संदर्भ में। INS विक्रांत का समुद्री ट्रायल शुरू हो गया है और इसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। दरअसल इसको अगर हम देखें तो ये एक स्वदेशी विमान वाहक पोत है, इंडिजीनस है, और इसका जो डिजाइन है वो भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय के द्वारा तैयार किया गया है। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के आकार का जहाज पूरी तरह से 3D मॉडल में तैयार किया गया है। दरअसल स्टूडेंट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर एक छोटा तैरता हुआ शहर के जैसा है, जिसमें एक फ्लाइट डेक का इलाका है जो कि 2 फुटबॉल मैदानों के आकार के बराबर दिखाई पड़ता है। ये विमान वाहक पोत 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है। इसमें एक सुपर स्ट्रक्चर भी शामिल है और इस सुपर स्ट्रक्चर में 5 डेक समेत कुल 14 डेक है। विक्रांत की अधिकतम गति लगभग 28 समुद्री मील है। जहाज में 2300 से अधिक कंपार्टमेंट्स हैं, जिन्हें लगभग 1700 लोगों के क्रू के लिए डिजाइन किया गया है और महिला अधिकारियों को समायोजित करने के लिए विशेष केबिन भी बनाए गए हैं। निश्चित रूप से विक्रांत के हमारे जहाजी बेड़े में शामिल होने के बाद हमारी समुद्री क्षमता में विशेष वृद्धि दिखाई पड़ेगी। स्टूडेंट्स, क्लास के शुरुआत में मैंने आपको स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताया था, उस पर आप विशेष ध्यान रखें और आज के वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों को समय से मिलते रहेंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखें। शुक्रिया।